प्यारे साथियों, आज हम कक्षा 12वीं का इतिहास का अध्याय है 7। एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, लगभग 14वीं से 16वीं सदी तक इसके बारे में पढ़ें। तो इस अध्याय को हम शुरू करने से पहले हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में, विजयनगर शहर के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। विजयनगर जो वर्तमान में कर्नाटक राज्य है, वहाँ ये साम्राज्य था विजयनगर, और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का प्रथम इन दो भाइयों ने की थी। और ये जो साम्राज्य है विजयनगर, ये कृष्णा और तुंगभद्रा इन दो नदियों के बीच में रायचूर दोआब बनता है। तुंगभद्रा और कृष्णा के बीच में जो दो नदियों के बीच की भूमि होती है उसको दोआब बोलते हैं, और कृष्णा और तुंगभद्रा के बीच में रायचूर दोआब बोला जाता है उस स्थान को। तो वहाँ पर ये था विजयनगर साम्राज्य, और इसकी स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्का प्रथम ने की थी। और ये दक्षिण भारत का हिंदू साम्राज्य था, और इसके चारों तरफ बहमनी साम्राज्य था जो मुस्लिम साम्राज्य। और इस विजयनगर की और बहमनी साम्राज्य की आपस में लड़ाई चलती रहती थी, संघर्ष चलता रहता था। और इसी कड़ी में फिर जनवरी 1565 के अंदर 23 जनवरी 1565 में एक युद्ध लड़ा गया विजयनगर साम्राज्य के साथ। चार जो दक्षिण की मुस्लिम रियासतें थी उन्होंने मिलकर इसको हरा दिया, और इस महान हिंदू साम्राज्य का अंत हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर अथवा विजय का शहर एक शहर और एक साम्राज्य दोनों के लिए प्रयुक्त नाम है। ये इस साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी, मीन 1336 में। और अपने चरमोत्कर्ष पर यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्वीप आपको पता है, एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो तीन ओर से जल से घिरा हुआ हो, उसे बोलते हैं प्रायद्वीप। अपना दक्षिण भारत जो है इसको हम प्रायद्वीप बोलते हैं। प्रायद्वीप के सुदूर दक्षिण तक फैला हुआ था। 1565 में इस पर आक्रमण कर इसे लूटा गया, और बाद में यह उजड़ गया। हालांकि 17वीं 18वीं शताब्दियों तक यह पूरी तरह से विनष्ट हो गया था, पर फिर भी कृष्णा और तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र के निवासियों की स्मृतियों में यह जीवित रहा। उन्होंने इसे हम्पी नाम से याद रखा, और इस नाम का आविर्भाव यहाँ की स्थानीय जो मातृ देवी है पंपा देवी के नाम से हुआ था। इन मौखिक परंपराओं के साथ साथ पुरातात्विक खोजों, स्थापत्य के नमूनों, अभिलेखों तथा अन्य दस्तावेजों ने विजयनगर साम्राज्य को पुनः खोजने में विद्वानों की सहायता की। यह आप देख सकते हैं, विजयनगर के शहर के चारों ओर बनाई गई पत्थर की दीवार का एक भाग है, और इस दीवार के अंदर ना कोई गारे का ना कोई सीमेंट का किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया गया, और फिर भी ये पत्थरों को इस तरीके से सेट किया गया, एक दूसरे के अंदर इस तरीके से इनको सेट किया गया है कि एक बिल्कुल एक मजबूत दीवार है, और ये अपने आप में अद्भुत है। तो हमारा पहला पॉइंट है हम्पी की खोज। हम्पी के भग्नावशेष होते हैं किसी भी शहर के उजड़ने के बाद जो कुछ टूटे फूटे अवशेष बच जाते हैं उनको बोलते हैं भग्नावशेष। हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी में एक अभियंता थे, इंजीनियर थे, और पूरा तत्वविद भी थे, ये कर्नल कोलिन मैकेंजी दोबारा प्रकाश में लाए गए थे। मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे ने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया, और उनके द्वारा हासिल शुरुआती जो जानकारियां हैं वो विरूपाक्ष मंदिर तथा पंपा देवी के पूजा स्थल के पुरोहितों की स्मृतियों पर आधारित थी। मीन जैसा इन पुरोहितों ने जो विरूपाक्ष मंदिर में हैं और पंपा देवी मंदिर के जो पुरोहित थे इनको जैसा याद था, जैसा इन्होंने बताया, उसके आधार पे कर्नल कोलिन मैकेंजी ने इस स्थान के बारे में जानकारियां इकट्ठी की। कालांतर में 1856 ईस्वी से छाया चित्रकारों ने यहाँ के भवनों के चित्र संकलित करने आरंभ किए, जिससे शोधकर्ता उनका अध्ययन कर पाए। 1836 से ही अभिलेखकर्ताओं ने यहाँ और हम्पी के अन्य मंदिरों से कई दर्जन अभिलेखों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया। इस शहर और साम्राज्य के इतिहास के पुनर्निर्माण के प्रयास में इतिहासकारों ने इन स्रोतों का
विदेशी यात्रियों के वृत्तांतों तथा तेलुगु, कन्नड़, तमिल और संस्कृत में लिखे गए साहित्य से मिलान किया। नेक्स्ट हम देखते हैं कर्नल कोलिन मैकेंजी के बारे में। देखिए 1754 में जन्मे कर्नल कोलिन मैकेंजी ने एक अभियंता, सर्वेक्षक और मानचित्रकार के रूप में प्रसिद्धि हासिल की। 1815 में उन्हें भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया। ये ध्यान रखेंगे आप, 1815 में कर्नल कोलिन मैकेंजी को भारत का पहला सर्वेयर जनरल बनाया गया और 1821 में अपनी मृत्यु तक वे इसी पद पर बने रहे। भारत के अतीत को बेहतर ढंग से समझने और उपनिवेश के प्रशासन को आसान बनाने के लिए उन्होंने इतिहास से संबंधित स्थानीय परंपराओं का संकलन तथा ऐतिहासिक सतलों का सर्वेक्षण करना आरंभ किया। वे कहते हैं कि ब्रिटिश प्रशासन के सुप्रभाव में आने से पहले दक्षिण भारत खराब प्रबंधन की दुर्गति से लंबे समय तक जूझता रहा। विजयनगर के अध्ययन से मैकेंजी को यह विश्वास हो गया कि कंपनी स्थानीय लोगों के अलग अलग कबीलों, जो इस समय भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा थे, को अब भी प्रभावित करने वाले इनमें से कई संस्थाओं, कानूनों तथा रीति रिवाजों के विषय में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर सकती थी। तो यहाँ आप ये चित्र देख सकते हैं, चित्र 7.2 कर्नल कोलिन मैकेंजी और इनके ये सहायक है। तो मैकेंजी और उनके सहायक यह चित्रकार थॉमस हिक्की द्वारा बनाए गए तैल चित्रों की किसी अज्ञात चित्रकार द्वारा बनाया गया प्रतिरूप है। यह लगभग 1825 ईस्वी का है और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ब्रिटेन एंड आयरलैंड के संकलन से संबंधित है। मैकेंजी के बाईं ओर दूरबीन थामे उनका चपरासी सिन्हाजी और दाईं ओर उनके ब्राह्मण सहायक हैं एक जैन पंडित। दाईं ओर उनके पीछे तेलुगु ब्राह्मण कावलेरी वेंतक लक्ष्मैया है। राय, नायक तथा सुल्तान, इन तीनों शब्दों के बारे में आप बड़े ध्यान से यहां देखिए। परंपरा और अभिलेखीय साक्ष्यों के अनुसार विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का द्वारा 1336 में की गई थी। इस साम्राज्य की अस्थिर सीमाओं में अलग अलग भाषाएं बोलने वाले तथा अलग अलग धार्मिक परंपराओं को मानने वाले लोग रहते थे। अपनी उत्तरी सीमाओं पर विजयनगर शासकों ने अपने समकालीन राजाओं, जिनमें कौन कौन थे, दक्कन के सुल्तान, उड़ीसा के गजपति शासक शामिल थे, उर्वर नदी घाटियों तथा लाभकारी विदेशी व्यापार से उत्पन्न संपदा पर अधिकार के लिए संघर्ष किया और साथ ही इन राज्यों के बीच संपर्क से विचारों का आदान प्रदान विशेष रूप से स्थापत्य के क्षेत्र में होने लगा। विजयनगर के शासकों ने अवधारणाओं और भवन निर्माण की तकनीकों को ग्रहण किया और जिन्हें उन्होंने आगे और विकसित किया। इस साम्राज्य के कई भागों ने पहले शक्तिशाली राज्यों जैसे तमिलनाडु में चोलों, कर्नाटक में होयसालों के राज्य का विकास। तो यहाँ पर आप देखिए कर्नाटक साम्राज्यमु, जहाँ इतिहासकार विजयनगर साम्राज्य शब्द का प्रयोग करते हैं, वहीं जो समकालीन लोग हैं उन्होंने उसे कर्नाटक साम्राज्यमु की संज्ञा दी। तो ये आप चित्र देख सकते हैं, ये तंजावुर में बृहदेश्वर का मंदिर है। बृहदेश्वर मंदिर का एक गोपुरम देख सकते हैं। गोपुरम होता है मंदिरों के प्रवेश द्वार को बोलते हैं गोपुरम। देखा था इन क्षेत्रों के शासक वर्ग ने विशाल मंदिरों जैसे तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर और बेलूर के चनकेशव मंदिर को संरक्षण प्रदान किया था। विजयनगर के शासकों, जो अपने आप को क्या कहते थे, राय, विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे, ने इन परंपराओं को आगे बढ़ाया, जैसे कि हम देखेंगे उन्हें नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। अब साइड में देख सकते हैं हाथी, घोड़े और लोग। गजपति का शाब्दिक अर्थ है हाथियों का स्वामी। 15वीं शताब्दी में उड़ीसा के एक शक्तिशाली शासक वंश का यही नाम था, गजपति शासक, जो हमने ऊपर पढ़ा है। विजयनगर की लोक प्रचलित परंपराओं में दक्कन के सुल्तानों को अश्वपति या घोड़ों के स्वामी तथा रायों को नरपति या लोगों के स्वामी की संज्ञा दी है। जो दक्कन के सुल्तान हैं उनको घोड़ों के स्वामी बोला गया है और जो ये राय है विजयनगर साम्राज्य के जो राजा है, नरपति है, इनको लोगों के स्वामी की संज्ञा दी गई है। तो कहता है शासक और व्यापारी, जो कि इस काल में युद्ध कला प्रभावशाली अश्वसेना पर आधारित होती थी।
जो युद्ध कला है वो अश्व सेना पर आधारित होती थी। इसलिए प्रतिस्पर्धी राज्यों के लिए अरब तथा मध्य एशिया से घोड़ों का आयात बहुत महत्वपूर्ण था। यह व्यापार आरंभिक चरणों में अरब यात्रियों द्वारा नियंत्रित था और व्यापारियों के स्थानीय समूह, जिन्हें बोलते थे खुदीरई, चेट्टी अथवा घोड़ों के व्यापारी कहा जाता था, भी इन विनिमयों में भाग लेते थे। 1498 ईस्वी से कुछ और लोग पटल पर उभर कर आए। ये पुर्तगाली थे। आपको पता है वास्को डी गामा पहुंचा था भारत में 20 मई 1498 को कालीकट पे। ये पुर्तगाली थे जो उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर आए थे और व्यापारिक तथा सामरिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास करने लगे। उनकी बेहतर सामरिक तकनीक, विशेष रूप से बंदूकों के प्रयोग ने उन्हें इस काल की उलझी हुई राजनीति में एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरने में सहायता की। विजयनगर भी मसालों, वस्त्रों, रत्नों के अपने बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। ऐसे शहरों के लिए व्यापार एक प्रतिष्ठा का मानक माना जाता था। यहाँ की समृद्ध जनता महंगी विदेशी वस्तुओं की मांग करती थी, विशेष रूप से रत्नों और आभूषणों की, और दूसरी ओर व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। तो अब हम पढ़ेंगे राज्य का चरमोत्कर्ष तथा पतन। तो राजनीति में सत्ता के दावेदारों में शासकीय वंश के सदस्य और सैनिक कमांडर शामिल थे। पहले राजवंश, क्योंकि आपको पता है कि विजयनगर साम्राज्य पे 4 राजवंशों ने शासन किया था। पहला था संगम वंश, दूसरा था सुलू, तीसरा था तुलु और चौथा राजवंश था अराविदु। तो पहला कहता है जो संगम वंश कहलाता था ने 1485 तक नियंत्रण रखा। उन्हें सुलुओं ने उखाड़ फेंका। इसका मतलब दूसरा राजवंश हुआ सुलु। पहला संगम, दूसरा सुलु, जो सैनिक कमांडर थे और वे 1503 तक सत्ता में रहे। इसके बाद तुलुओं ने उनका स्थान लिया। तो पहले संगम, दूसरा सुलु, तीसरा तुलु। और कृष्णदेव राय तुलु वंश से ही संबंधित थे। आपको पता है विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक का नाम था कृष्णदेव राय और ये थे तुलु वंश से संबंधित, जो तीसरा राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का। तो साइड में हम देख लेते हैं राजा और व्यापारी के बारे में। विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय, जिनका कार्यकाल है 1509 से 1529, 1509 से 1529, बाबर के समकालीन है। और बाबर ने कृष्णदेव राय को भारत का सबसे महान, सबसे शक्तिशाली शासक कहा है कृष्णदेव राय को। कहता है कृष्णदेव राय ने शासन कला के विषय में एक पुस्तक लिखी थी, ए मुक्तमलयद, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है ए मुक्तमलयद नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी। और व्यापारियों के विषय में उसने क्या लिखा देखिए। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए, वाणिज्य को इस प्रकार प्रोत्साहित करना चाहिए कि घोड़ों, हाथियों, रत्नों, चंदन, मोती और अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। उसे प्रबंध करना चाहिए कि उन विदेशी नाविकों जिन्हें तूफानों, बीमारी या थकान के कारण उनके देश में उतरना पड़ता है कि भली भांति देखभाल की जा सके। सुदूर देशों के व्यापारियों जो हाथियों और अच्छे घोड़ों का आयात करते हैं को रोज बैठक में बुलाकर तोहफे देकर और उचित मुनाफे की स्वीकृति देकर अपने साथ संबंधित करना चाहिए। ऐसा करने पर ये वस्तुएं कभी भी तुम्हारे दुश्मनों तक नहीं पहुंचेगी। तो देखिए आगे कृष्णदेव राय के बारे में। कृष्णदेव राय के शासन की चारित्रिक विशेषता विस्तार और दृढ़ीकरण की थी। इसी काल में तुंगभद्रा और कृष्णा नदियों के बीच का जो क्षेत्र है जिसको बोला जाता है रायचूर दोआब, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रायचूर दोआब हासिल किया गया। 1512 में उड़ीसा के शासकों का दमन किया गया 1514 में, तथा बीजापुर के सुल्तान को बुरी तरह पराजित किया गया था 1520 में। हालांकि राज्य हमेशा सामरिक रूप से तैयार रहता था, लेकिन फिर भी यह अतुलनीय शांति और समृद्धि की स्थितियों में फला फूला। कुछ बेहतरीन मंदिरों के निर्माण और कई महत्वपूर्ण दक्षिण भारतीय मंदिरों में भव्य गोपुरमों को जोड़ने का श्रेय कृष्णदेव राय को ही जाता है। उसने अपनी मां के नाम पर विजयनगर के समीप ही नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, नगलपुरम नामक उपनगर की स्थापना की थी। विजयनगर के संदर्भ में सबसे विस्तृत विवरण कृष्णदेव राय के या उसके तुरंत बाद के कालों से प्राप्त होते हैं। कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात 1529 में राजकीय ढांचे में तनाव उत्पन्न होने लगा।
उसके उत्तराधिकारियों को विद्रोही नायकों या सेनापतियों से चुनौती का सामना करना पड़ा। 1542 ईस्वी तक केंद्र पर नियंत्रण एक अन्य राजकीय वंश अराविदु के हाथों में चला गया। ये चौथा राजवंश था विजयनगर साम्राज्य का। पहले संगम, दूसरा सुलु, तीसरा तुलु और चौथा है अराविदु, जो 17वीं शताब्दी के अंत तक सत्ता पर काबिज रहे। पहले की ही तरह इस काल में भी विजयनगर शासकों और साथ ही दक्कन सल्तनतों के शासकों की सामरिक महत्वाकांक्षाओं के चलते समीकरण बदलते रहे। अंततः यह स्थिति विजयनगर के विरुद्ध जो दक्कन की सल्तनतें थीं के बीच मैत्री समझौते के रूप में परिणत हुई। और ये सभी जो सल्तनतें थी, इन्होंने चार सल्तनतों ने, एक बाहर रह गई थी बरार, उसने हिस्सा नहीं लिया, लेकिन 4 सल्तनतों ने मिलकर 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में राक्षसी तांगड़ी, इसके 3 नाम है इस युद्ध के, राक्षसी तांगड़ी है, तालीकोटा है और एक है बनीहट्टी का युद्ध, जिसे तालीकोटा के नाम से जाना जाता है, के युद्ध में उतरी, जहां उसे बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं द्वारा करारी शिकस्त मिली। विजयी सेनाओं ने विजयनगर शहर पर धावा बोलकर उसे लूटा। कुछ ही वर्षों के भीतर यह शहर पूरी तरह से उजड़ गया। अब साम्राज्य का केंद्र पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जहां अराविदु राजवंश ने पेन्नुकोंडा से और बाद में चंद्रगिरी, ये इनकी राजधानियां थी, पेन्नुकोंडा और चंद्रगिरी, तिरुपति के जो समीप है वहां से शासन किया। नेक्स्ट देखिए, ये दक्षिण भारत दिखाई दे रहा है आपको। लगभग 14वीं से 18वीं शताब्दी तक के ये कुछ शहरों के नाम हैं, कुछ जगहों के नाम हैं, नदियों के नाम है, ये आप देख सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक शब्द है, ये यवन संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका प्रयोग यूनानियों और उत्तर पश्चिम से उपमहाद्वीप में आने वाले अन्य लोगों के लिए किया जाता था, यवन शब्द का प्रयोग। हालांकि विजयनगर शहर के विध्वंस के लिए सुल्तानों की सेनाएं उत्तरदायी थी, फिर भी सुल्तानों और रायों के संबंध धार्मिक भिन्नताएं होने पर भी हमेशा यह अपरिहार्य रूप से शत्रुतापूर्ण नहीं रहते थे। उदाहरण के लिए कृष्णदेव राय ने सल्तनतों में सत्ता के कई दावेदारों का समर्थन किया और यवन राज्य की स्थापना करने वाला विरुद्ध धारण करके गौरव महसूस किया। इसी प्रकार बीजापुर के सुल्तान ने कृष्णदेव राय की मृत्यु के पश्चात विजयनगर में उत्तराधिकार के विवाद को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप किया। वास्तव में विजयनगर शासक और सल्तनतें दोनों ही एक दूसरे के स्थायित्व को निश्चित करने की इच्छुक थी। यह राम राय की जोखिम भरी नीति थी, जिसके अनुसार उसने एक सुल्तान को दूसरे के विरुद्ध करने की कोशिश की, किंतु वे सुल्तान एक हो गए और उन्होंने उसे निर्णायक रूप से पराजित कर दिया, राम राय को। तो नेक्स्ट देखिए, राय तथा नायक। विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे, ये अपने आप को राय कहलाते थे। तो साम्राज्य में शक्ति का प्रयोग करने वालों में सेना प्रमुख होते थे, जो सामान्यतः किलों पर नियंत्रण रखते थे, जिनके पास सशस्त्र समर्थक होते थे। ये प्रमुख आमतौर पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमणशील रहते थे और कई बार बसने के लिए उपजाऊ भूमि की तलाश में किसान भी उनका साथ देते थे, और इन प्रमुखों को बोलते थे नायक। और ये आमतौर पर तेलुगु या कन्नड़ भाषा बोलते थे। कई नायकों ने विजयनगर शासक की प्रभुसत्ता के आगे समर्पण किया था, पर ये अक्सर विद्रोह कर देते थे और इन्हें सैनिक कार्रवाई के माध्यम से ही वश में किया जा सकता था। ये थे नायक। नेक्स्ट है अमर नायक। अमर नायक प्रणाली विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रणाली के कई तत्व दिल्ली सल्तनत की जो इक्ता प्रणाली थी उससे लिए गए थे। अमर नायक सैनिक कमांडर थे, जिन्हें राय द्वारा प्रशासन के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। वे किसानों, शिल्पकर्मियों, व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य कर वसूल करते थे। वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग के लिए, घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते। ये दल विजयनगर शासकों को एक प्रभावी सैनिक शक्ति प्रदान करने में सहायक होते थे, जिसकी मदद से उन्होंने पूरे दक्षिणी प्रायद्वीप को अपने नियंत्रण में किया।
राजस्व का कुछ भाग मंदिरों और सिंचाई के साधनों के रख रखाव के लिए खर्च किया जाता था। अमर नायक राजा को वर्ष में एक बार भेंट भेजा करते थे। अपनी स्वामी भक्ति प्रकट करने के लिए राज्य के दरबार में उपहारों के साथ स्वयं उपस्थित हुआ करते थे। राजा कभी कभी उन्हें एक से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर उन पर अपना नियंत्रण दर्शाता था। पर 17वीं शताब्दी में इनमें से कई नायकों ने अपने स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लिए और इस कारण जो केंद्रीय राजकीय ढांचा है उसका विघटन तेजी से होने लगा। अमर शब्द का आविर्भाव मान्यता अनुसार संस्कृत शब्द शमर से हुआ है, तो जिसका अर्थ होता है लड़ाई या युद्ध, या फारसी शब्द अमीर से मिलता जुलता है जिसका अर्थ होता है उच्च पद का कुलीन व्यक्ति। नेक्स्ट देखिए, यहां पर आप देखेंगे विजयनगर, उसकी राजधानी देखेंगे और उसके परिप्रदेश देखेंगे। अब हम उस समय के सबसे प्रसिद्ध शहरों में से एक विजयनगर के रुख करते हैं। शहर का नाम भी विजयनगर है, साम्राज्य का नाम भी विजयनगर है। अधिकांश राजधानियों की तरह ही यह भी एक विशिष्ट भौतिक रूपरेखा और स्थापत्य शैली से अभिलक्षित था। शहर के विषय में खोज देखिए। विजयनगर के राजाओं और उनके नायकों के बड़ी संख्या में विलेख मिले हैं, जिनमें मंदिरों को दिए जाने वाले दानों का उल्लेख है और महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण है। कई यात्रियों ने शहर की यात्रा की और इसके बारे में लिखा। इनमें सबसे उल्लेखनीय वृत्तांत निकोलो दे कांती नामक इतालवी व्यापारी, अब्दुल रज्जाक नामक फारस के राजा का दूत और अफानासी निकितिन नामक रूस का एक व्यापारी, जिन सभी ने 15वीं शताब्दी में शहर की यात्रा की थी, और दुआर्ते बरबोसा, डोमिंगो पेस और पुर्तगाल का फर्नाओ नूनीज, जो सभी 16वीं शताब्दी में आए थे, उनके हैं। अब कहता है विशाल फैला हुआ शहर। अब डोमिंगो पेस क्या लिखता है? यह डोमिंगो पेस द्वारा लिखे गए विजयनगर शहर के वर्णन से लिया गया एक उद्धरण है। क्या लिखा इसमें? इस शहर का परिमाप मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि यह एक स्थान से पूरी तरह नहीं देखा जा सकता, पर मैं एक पहाड़ पर चढ़ा जहाँ से मैं इसका एक बड़ा भाग देख पाया। मैं इसे पूरी तरह से नहीं देख पाया क्योंकि यह कई पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। वहाँ से मैंने जो देखा वह मुझे रोम जितना विशाल प्रतीत हुआ और देखने में अत्यंत सुंदर। इसमें पेड़ों के कई उपवन हैं, आवासों के बगीचों में पानी की कई नालियाँ जो इसमें आती है और कई स्थानों पर झीलें हैं तथा राजा के महल के समीप ही खजूर के पेड़ों का बगीचा है और अन्य फल प्रदान करने वाले वृक्ष थे। अब देखिए जल संपदा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जल संपदा वाला। तो देखिए विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य तुंगभद्रा नदी द्वारा यहाँ निर्मित एक प्राकृतिक कुंड है। यह नदी उत्तर पूर्व दिशा में बहती है और आसपास का भूदृश्य रमणीय ग्रेनाइट की पहाड़ियों से परिपूर्ण है। तो ग्रेनाइट पत्थर होता है उसकी पहाड़ियों से परिपूर्ण है, जो शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण करती सी प्रतीत होती है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी में मिलती है। लगभग सभी धाराओं के साथ साथ बांध बनाकर अलग अलग आकारों के हौज बनाए गए थे। क्योंकि यह प्रायद्वीप के सबसे शुष्क क्षेत्रों में से एक था, इसलिए पानी के संचयन और इसे शहर तक ले जाने के व्यापक प्रबंध करना आवश्यक था। ऐसे सबसे महत्वपूर्ण हौजों में एक का निर्माण 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ, जिसे आज कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। इस हौज के पानी से न केवल आसपास के खेतों को सींचा जाता था, बल्कि इसे एक नहर के माध्यम से राज्य के केंद्र तक भी ले जाया गया था। सबसे महत्वपूर्ण जल संबंधी संरचनाओं में एक है हिरिया नहर को जिसके आज भी भग्नावशेषों के बीच देखा जा सकता है। इस नहर में तुंगभद्रा पर बने बांध से पानी लाया जाता था और इसे धार्मिक केंद्र से शहरी केंद्र को अलग करने वाली घाटी को सिंचित करने में प्रयोग किया जाता था। संभवतः इसका निर्माण संगम वंश के राजाओं द्वारा करवाया गया था। तो साइड में आप देख सकते हैं कृष्णदेव राय द्वारा बनवाए गए जलाशय के विषय में पेश महोदय क्या लिखते हैं। राजा ने एक जलाशय बनवाया 2 पहाड़ियों के मुख्य विवर पर, जिससे दोनों में से किसी पहाड़ी से आने वाला सारा जल वहां इकट्ठा हो। इसके अलावा जल 9 मील लगभग 15 किलोमीटर से भी अधिक की दूरी से पाइपों से आता है, जो बारिश श्रृंखला के निचले हिस्से के साथ साथ बनाए गए थे। यह जल एक झील से लाया जाता है जो छलकाव से खुद एक छोटी नदी में मिलती है। जलाशय में 3 विशाल स्तंभ बने हैं जिन पर खूबसूरती से चित्र उकेरे गए हैं। ये ऊपरी भाग में
कुछ पाइपों से जुड़े हुए हैं जिनसे ये अपने बगीचों तथा धान के खेतों की सिंचाई के पानी लाते हैं। इस जलाशय को बनाने के लिए इस राजा ने एक पूरी पहाड़ी को तुड़वा दिया। जलाशय में मैंने इतने लोगों को कार्य करते देखा कि वहां 15 से 20 हजार आदमी थे जो चींटियों की तरह दिखाई दे रहे थे। अब देखिए किलेबंदियां और वहां की सड़कें देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऊपर वाला जल व्यवस्था के बारे में है, अब किलेबंदियां और सड़कें देखिए। ये राज्य के केंद्र की ओर जाती और एक कृत्रिम जल प्रणाली है। इससे पहले कि हम शहर के विभिन्न भागों का गहन परीक्षण करें, हम उन विशाल किलेबंदी की दीवारों पर नजर डालते हैं जिनसे उन्हें घेरा गया था। 15वीं शताब्दी में फारस के शासक द्वारा कालीकट, जिसको कोझिकोड बोला जाता है, भेजा गया दूत अब्दुल रज्जाक किलेबंदी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने दुर्गों की 7 पंक्तियों को उल्लेख किया। इनसे न केवल शहर को बल्कि कृषि में प्रयुक्त आसपास के क्षेत्र और जंगलों को भी घेरा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शहरों को तो घेरने वाला लगभग मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर कृषि क्षेत्र को भी और जंगलों को भी घेरा गया था। सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। यह विशाल राजगिरी संरचना थोड़ी सी सुंडाकार थी। गारे या जोड़ने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण में कहीं भी प्रयोग नहीं किया गया था। पत्थर के टुकड़े फानाकार थे जिनके कारण वे अपने स्थान पर टिके रहते थे। दीवारों के अंदर का भाग मिट्टी और मलबे के मिश्रण से बना हुआ था। वर्गाकार तथा आयताकार बुर्ज बाहर की ओर निकले हुए थे। इस किलेबंदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इससे खेतों को भी घेरा गया था। और अब्दुल रज्जाक लिखता है कि पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच जुते हुए खेत, बगीचे और आवास हैं। पेश कहता है इस पहली परिधि से शहर में प्रवेश करने तक की जो दूरी है बहुत है, जिसमें खेत है जहाँ वे धान उगाते हैं, कई उद्यान हैं और बहुत जल जो 2 झीलों से लाया जाता है। इन कथनों की आज के पुरातत्वविदों द्वारा पुष्टि की गई है, जिन्होंने धार्मिक केंद्र और नगरीय केंद्र के बीच एक कृषि क्षेत्र के साक्ष्य खोज निकाले हैं। यह क्षेत्र एक व्यापक नहर प्रणाली के माध्यम से सिंचा जाता था, जिसमें तुंगभद्रा से जल लाया जाता था। आपके विचार में कृषि क्षेत्रों को किलेबद्ध भूभाग में क्यों समाहित किया जाता था? अक्सर मध्यकालीन घेरा बंदियों का मुख्य उद्देश्य होता था प्रतिपक्ष मीन सामने वाले दुश्मन के को खाद्य सामग्री से वंचित कर समर्पण के लिए बाध्य करना होता था। इसलिए घेरेबंदी की जाती थी राजाओं की, महलों की, किलों की। ये घेराबंदियां कई महीनों यहाँ तक कि वर्षों तक चल सकती थी। आमतौर पर शासक ऐसी स्थिति से निपटने के लिए किलेबंद क्षेत्रों के भीतर ही विशाल अन्नागारों का निर्माण करवा लेते थे। विजयनगर के शासकों ने पूरे कृषि भूभाग को बचाने के लिए एक अधिक महंगी और व्यापक नीति को अपनाया। दूसरी, किलेबंदी नगरीय केंद्र के आंतरिक भाग के चारों ओर बनी हुई थी। तीसरी से शासकीय केंद्र को घेरा गया था, जिसमें महत्वपूर्ण इमारतों के प्रत्येक समूह को अपनी ऊंची दीवारों से घेरा गया था। दुर्ग में प्रवेश के लिए अच्छी तरह सुरक्षित प्रवेश द्वार थे जो शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। प्रवेश द्वार विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे जो अक्सर उन संरचनाओं को परिभाषित करते थे जिनमें प्रवेश को वे नियंत्रित करते थे। जो किलेबंद बस्ती है उसमें जाने के लिए बने प्रवेश द्वार पर बनी मेहराब और साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के चारित्रिक तत्व माने जाते हैं। कला इतिहासकार इस शैली को क्या नाम देते हैं? इंडो इस्लामिक या हिंद इस्लामी कहते हैं, क्योंकि इसका विकास विभिन्न क्षेत्रों की स्थानीय स्थापत्य की परंपराओं के साथ संपर्क से हुआ है। ये आप देख सकते हैं, एक गोपुरम है, मीन्स मंदिर का एक विशाल दरवाजा है, गेट है। पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़कों का अध्ययन किया और उनकी पहचान प्रवेश द्वारों से होकर जाने वाले रास्तों के अनुरेखण और फर्श वाली सड़कों की खोज से की गई। सड़कें सामान्यतः पहाड़ी भूभाग से बचकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी। इनके दोनों ओर बाजार थे। शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर चलें तो सामान्य लोगों के आवासों के अपेक्षाकृत कम पुरातात्विक साक्ष्य हैं। पुरातत्वविदों ने कुछ स्थानों, जिनमें शहरी केंद्र का उत्तर पूर्वी कोना भी शामिल है, में परिष्कृत चीनी मिट्टी पाई है और उनका यह सुझाव है कि हो सकता है कि इन स्थानों में अमीर व्यापारी रहते हों। यह मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था।
यहाँ स्थित मकबरों और मस्जिदों के विशिष्ट कार्य हैं, फिर भी उनका स्थापत्य हम्पी में मिले मंदिरों के मंडपों के स्थापत्य से मिलता जुलता है। सामान्य लोगों के आवासों मीन्स घरों में जो अब अस्तित्व में नहीं है का 16वीं शताब्दी का पुर्तगाली यात्री बरबोसा कुछ इस तरह वर्णन करता है। लोगों के अन्य आवास छप्पर के हैं पर फिर भी सुदृढ़ हैं और व्यवसाय के आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। ये आप देख सकते हैं, उत्खनित मीन्स खुदाई पटरी का एक भाग है, खुदी पटरी का एक भाग है। और ये आप मिट्टी के चीनी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े आपको दिखाई दे रहे हैं। तो क्षेत्र सर्वेक्षण इंगित करते हैं कि इस पूरे क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल और छोटे मंदिर थे जो विविध प्रकार के संप्रदायों जो संभवतः विभिन्न समुदायों द्वारा संरक्षित थे के प्रचलन की ओर संकेत करते हैं। सर्वेक्षणों से यह भी इंगित होता है कि कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय और साथ ही मंदिरों के जलाशय संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत का कार्य करते थे। आगे देखिए आप, राजकीय केंद्र। राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। जो राजकीय केंद्र था वो बस्ती के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित था। हालांकि इसे राजकीय केंद्र की संज्ञा दी गई है पर इसमें 60 से भी अधिक मंदिर सम्मिलित थे। स्पष्टतः मंदिरों और संप्रदायों को प्रश्रय देना शासकों के लिए महत्वपूर्ण था, जो इन देव स्थलों से प्रतिष्ठित देवी देवताओं से संबंध के माध्यम से अपनी सत्ता को स्थापित करने और वैधता प्रदान करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महलों के रूप में की गई है। ये अपेक्षाकृत बड़ी संरचनाएं हैं जो अनुष्ठानिक कार्यों से संबंधित नहीं होती। इन संरचनाओं और मंदिरों के बीच एक अंतर यह था कि मंदिर पूरी तरह से राजगिरी से निर्मित थे, जबकि जो धर्मेंद्र भवन है उनकी अधिरचना विकारी वस्तुओं से बनाई गई थी। अतः विजय का एक भवन, सभा मंडप और महानवमी डिब्बा जिसे पेश संयुक्त रूप से क्या कहते हैं, विजय का भवन की संज्ञा देता है। के विषय में वह लिखता है कि इन संरचनाओं में एक के ऊपर एक 2 मंच हैं। सुंदरता से चित्रित ऊपरी मंच पर इस विजय के भवन में राजा ने कपड़े से बना एक कमरा बनवाया है जहां मूर्ति का एक पूजा स्थल है और एक अन्य में बीच में एक चबूतरा रखा हुआ है जिस पर राज्य का सिंहासन खड़ा हुआ है, मुकुट तथा राजकीय पायल। तो आप देख सकते हैं ये महानवमी डिब्बा, एक चबूतरा है ये, वैसे इसको डिब्बा बोला जाता है, महानवमी डिब्बा। और ये महानवमी डिब्बा पर उत्कीर्ण आप चित्र देख सकते हैं। अब देखिए इस महानवमी डिब्बे के बारे में पढ़ते हैं। महानवमी डिब्बा इस क्षेत्र की कुछ अधिक विशिष्ट संरचनाओं का नामकरण भवनों के आकार और साथ ही उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। राजा का भवन नामक संरचना अंत क्षेत्र में सबसे विशाल है, परंतु इसके राजकीय आवास होने का कोई निश्चित साक्ष्य नहीं मिला है। इसके 2 सबसे प्रभावशाली मंच है जिन्हें सामान्यतः सभा मंडप और महानवमी डिब्बा कहा जाता है। पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी दीवारों से घिरा है और इनके बीच में गली है। सभा मंडप एक ऊंचा मंच है जिसमें पास और निश्चित दूरी पर लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए हैं, जिसमें दूसरी मंजिल जो इन स्तंभों पर टिकी थी तक जाने के लिए सीढ़ी बनी हुई। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता होगा, इसलिए स्पष्ट नहीं है कि यह मंडप किस प्रयोजन के लिए बनाया गया था। शहर के एक सबसे ऊंचे स्थानों में से एक पर स्थित महानवमी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जिसका जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे पता चलता है कि इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी। मंच का आधार उभारदार उत्कीर्ण से पट पड़ा है, ये आप देख सकते हैं। इस संरचना से जुड़े अनुष्ठान संभवतः सितंबर और अक्टूबर के शरद मासों में मनाए जाने वाले 10 दिन के हिंदू त्योहार जिसे दशहरा उत्तर भारत में, दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में, नवरात्रि या महानवमी प्रायद्वीपीय भारत में नामों से जाना जाता है। ये महानवमी शाब्दिक अर्थ है महान नवा दिवस के अवसर पर निष्पादित किए जाते थे। इस अवसर पर विजयनगर शासक अपने रुतबे, ताकत और अधिराज्य का प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पर होने वाले धर्मानुष्ठानों में मूर्ति की पूजा, राज्य के असव की पूजा, भैंसों और अन्य जानवरों की बलि सम्मिलित थी। नृत्य, कुश्ती, प्रतिस्पर्धा और साज लगे घोड़ों, हाथियों, रथों और सैनिकों की शोभा यात्रा
और साथ ही प्रमुख नायकों और अधीनस्थ राजाओं द्वारा राजा और उसके अतिथियों को दी जाने वाली औपचारिक भेंट इस अवसर के प्रमुख आकर्षण। इन उत्सवों के गहन सांकेतिक अर्थ थे। त्योहार के अंतिम दिन राजा अपनी और अपने नायकों की सेना का खुले मैदान में आयोजित भव्य समारोह में निरीक्षण करता था। इस अवसर पर नायक राजा के लिए बड़ी मात्रा में भेंट और साथ ही नियत कर भी लाते थे। क्या महानवमी डिब्बा जो आज अस्तित्व में है वह इस विस्तृत अनुष्ठान का केंद्र था। विद्वानों का मानना है कि संरचना के चारों ओर का स्थान सशस्त्र आदमियों, औरतों और बड़ी संख्या में जानवरों की शोभा यात्रा के लिए पर्याप्त नहीं था। राज्य के केंद्र में स्थित कई और संरचनाओं की तरह यह भी एक पहेली बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं कुछ चित्रों के बारे में ऊपर। ये चित्र 7.13 देखिए आप। कमल महल का एक खड़ा रेखा चित्र है। कमल महल आप देख सकते हैं। खड़ा रेखा चित्र किसी वस्तु अथवा संरचना का ऊर्ध्व अवलोकन होता है। यह हमें उन अभिलक्षणों के विषय में जानकारी देता है जो एक छाया चित्र में नहीं देखे जा सकते। मेहराबों को ध्यान से देखिए। ये संभवतः ये जो मेहराब आपको दिखाई दे रही है ये इंडो इस्लामी तकनीकों से प्रभावित थी। राज के केंद्र में स्थित अन्य भवन देखिए। राज के केंद्र के सबसे सुंदर भवनों में एक लोटस महल है। कमल का महल है, लोटस महल है, जिसका नामकरण 19वीं शताब्दी के अंग्रेज यात्रियों ने किया था। हालांकि यह नाम निश्चित रूप से रोमांचक है, लेकिन इतिहासकार इस बारे में निश्चित नहीं है कि यह भवन किस कार्य के लिए बना था। कमल महल की एक तस्वीर देखिए आप, जो मैकेंजी द्वारा बनाए गए मानचित्र से मिलता है। यह है कि यह एक परिषदीय सदन था जहां राजा अपने परामर्शदाताओं से मिलता था। हालांकि अधिकांश मंदिर धार्मिक केंद्र में स्थित थे, लेकिन राज्य के केंद्र में भी कई थे। इनमें से एक अत्यंत दर्शनीय है हजार राम मंदिर। या आप हाथियों का अस्तबल भी देख सकते हैं जहां हाथियों को बांधा जाता था। ये इसका नक्शा है, ये इसका चित्र है हाथियों के अस्तबल का। ये आप देख सकते हैं हजार राम मंदिर की दीवारों पर मूर्तिकला देखिए आप बड़े ध्यान से। कहा जाता है कि संभवतः इसका प्रयोग केवल राजा और उनके परिवार के द्वारा ही किया जाता था। बीच के देव स्थल की मूर्तियां अब नहीं है, लेकिन दीवारों पर बनाए गए पटल मूर्तियां सुरक्षित है। इनमें मंदिर की आंतरिक दीवारों पर उत्कीर्णित रामायण से लिए गए कुछ दृश्यांश सम्मिलित है। शहर पर आक्रमण के पश्चात विजयनगर की कई संरचनाएं विनष्ट हो गई थी, समाप्त हो गई थी, पर नायकों ने महलनुमा संरचनाओं के निर्माण की परंपरा को जारी रखा। इनमें से कई भवन आज भी अस्तित्व में है। ये मदुरई का सभा मंडप है, उसका आंतरिक भाग है। जो मेहराबों को आप इसमें ध्यान से देख सकते हैं, जो मेहराब आपको दिखाई दे रही है। तो इसका हम अगला भाग 2 में करेंगे। धन्यवाद।